हेलो बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कुछ परिभाषाएं देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रहेंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है अपना पार्थिनोकार्पिक या पार्थिनोकार्पी प्रोसेस होती है। ऐसे फल जो बिना निषेचन के द्वारा बनते हैं उनको पार्थिनोकार्पिक फल या अनिषेक फलन कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे परिभाषा क्या है। ऐसे फल जिनमें बिना निषेचन के फल बन जाते हैं या ऐसी क्रिया जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है और बिना निषेचन से ही फल बन जाएंगे, उन्हें हम अनिषेक फलन कहते हैं। ऐसे जो फल बनते हैं उसमें बीज का निर्माण नहीं होता, अर्थात ये सीडलेस फ्रूट होते हैं। कैसे होते? सीडलेस फ्रूट मतलब यहाँ पे ऐसे फल जिसमें देना बच्चों, ये सीडलेस फ्रूट होते हैं। ऐसे फ्रूट्स, ऐसे फल जिनमें बीज नहीं पाए जाते उनको सीडलेस फ्रूट कहते हैं। उदाहरण में देखें तो जैसे केला या बनाना, ग्रेप्स, लेमन मतलब कि नींबू, और आर्टिफिशियल तरीके से जो वाटरमेलन और पपाया बनाए जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा जो तरबूज और पपीता आते हैं उनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। अब बीज नहीं पाए जाते हैं तो ये कौन सा फल होगा? बीज रहित फल होगा, अर्थात ये कौन सा फल कहलाएगा? अनिषेक फलन होगा। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? पार्थिनोकार्पिक कहलाती है। क्या कहलाती है? पार्थिनोकार्पिक। अब इस क्रिया में होता क्या है वो देखें। तो जैसे कि हमें पता है ये हमारा गाइनोसियम होता है, पिस्टल या कार्पल होता है। इसके ऊपर जैसे ही पोलन ग्रेन आता है, क्या आता है? जैसे ही पोलन ग्रेन आएगा तो पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा को टच करेगा, अब जैसे ही टच कर रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी तो होगी। अब उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? थिग्मोट्रोपिज्म। टच करने के दौरान या छूने के दौरान जो इसमें गतिविधि होगी इसको क्या बोलेंगे? थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे ही इसमें थिग्मोट्रोपिज्म होगा तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन निकलेगा। कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। ये ऑक्सिन हार्मोन जैसे ही अधिक हाई क्वांटिटी में निकलता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? कुछ केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, कुछ रासायनिक बदलाव आ जाते हैं, और रासायनिक बदलाव आने के दौरान इसमें जो फल बनता है वो कौन सा फल कहलाता है? वो कहलाता है पार्थिनोकार्पिक फल कहलाता है या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहलाता है। यहाँ पे होगा क्या? ध्यान देना बच्चों, जैसे ही पोलन ग्रेन्स आएगा स्टिग्मा पे टच करेगा, पोलन ग्रेन्स आर टच टू द स्टिग्मा, एंड जैसे ही टच करेगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, डू नॉट फर्टिलाइज्ड। यहाँ पे निषेचन की क्रिया नहीं होगी, लेकिन कुछ रासायनिक परिवर्तन होंगे। क्या होंगे? कुछ रासायनिक परिवर्तन। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे निषेचन की क्रिया नहीं होगी फिर भी, लेकिन कुछ क्या होंगे? रासायनिक परिवर्तन होंगे। जैसे ही रासायनिक परिवर्तन होंगे तो यहाँ पे जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, वो काय में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। और ऐसे फल जब बनते हैं तो इनमें क्या नहीं होते हैं? उनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं? सीडलेस फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडलेस फ्रूट या अनिषेक फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन। और ये क्रिया पार्थिनोकार्पी या अनिषेक फलन कहलाएगी। अब इसके बाद एक और परिभाषा मिलती है हमारी, कौन सी? एपोमिक्सिस, जिसे हम असंग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंग जनन। इस परिभाषा में पहला पॉइंट है, इट इज़ द टाइप ऑफ असेक्सुअल, अर्थात ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। क्या है? अलैंगिक जनन। अब पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर हुआ। जब अलैंगिक जनन का प्रकार है मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार के लिंग, अंग या युग्मक भाग नहीं लेंगे। जब युग्मक भाग नहीं लेंगे तो यहाँ पे भी निषेचन की क्रिया नहीं होगी। निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो जायगोट नहीं बनेगा। तो आइए देखें एपोमिक्सिस या असंग जनन। इसमें पोलन ग्रेन्स जो होता है, परागकण होता है, ये वर्तिकाग्र पे जाएगा, वर्तिकाग्र पे जाएगा, स्टिग्मा को टच करेगा। जैसे ही यहाँ पे टच करेगा तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का अंकुरण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अंकुरण। जब अंकुरण नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फिर होगा क्या? तो यहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस होंगे, कुछ केमिकल्स निकलेंगे। जैसे पिछली बार उस डेफिनेशन में पार्थिनोकार्पी में ऑक्सिन हार्मोन निकला था, यहाँ पे भी कुछ केमिकल निकलेंगे। जब केमिकल निकलेंगे तो यहाँ पे ओवरी काय में बदल जाएगी, सीड में बदल जाएगी, काय में बदल जाएगी, सीड में बदल जाएगी। और यहाँ पे मतलब सीधा पॉइंट, ओवरी फ्रूट्स में बदलेगी और फ्रूट्स आगे जाके काय में बदल जाएगा, सीड में बदल जाएगा। मतलब यहाँ पे बीज का निर्माण होगा। बीज का निर्माण होगा और यहाँ पे निषेचन की क्रिया नहीं हुई तो यहाँ पे हम ये परिभाषा इस तरीके से बोल सकते हैं, ऐसी क्रिया जिसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है उसे हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस या असंग जनन भी बोल सकते हैं, या ऐसे अनिषेक जनन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनिषेक जनन। अब यहाँ पे हमने कहा था ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। जब अलैंगिक जनन है
और इसमें कोई जनन अंग ने भाग नहीं लिया, फिर भी यहाँ पे क्या बना है, फ्रूट्स बन रहा है या बीज बन रहा है, क्या बन रहा है, बीज बन रहा है। अब बीज हमें पता है जब निषेचन क्रिया होती है तो जायगोट बनता है, जायगोट आगे जाके एम्ब्रियो बना रहा है, एम्ब्रियो आगे जाके सीड बनाता है। अब यहाँ पे जब बीज बन रहा है तो ये लक्षण कैसा प्रदर्शित कर रहा है, ये लक्षण कर रहा है लैंगिक जनन के जैसे, लेकिन होता कैसा, अलैंगिक जनन। अर्थात ये असंग जनन जो क्रिया होती है ये लैंगिक जनन की कॉपी होती है। क्या होती है, लैंगिक जनन की कॉपी। वास्तव में देखा जाए तो ये एक अलैंगिक जनन है, लेकिन ये लैंगिक जनन के जैसे लक्षण प्रदर्शित करता है, लैंगिक जनन की कॉपी दर्शाता है। ठीक है। अब जो असंग जनन क्रिया होती है ये दो प्रकार से होती है। किसी प्रकार की, दो प्रकार की होती है। एक तो डिप्लोस्पोरी जिसे हम द्विगुणित बीजाणुकता कहते हैं, एक होता है एपोस्पोरी जिसे अपबीजाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अपबीजाणुकता। अब यहाँ पे हम देखें, सबसे पहला टर्म है द्विगुणित बीजाणुकता या डिप्लोस्पोरी। तो इस परिभाषा में अगर देखें हम तो सबसे पहले देखें ये हमारा पूरा पिस्टल या कार्पल होता है, मादा जनन अंग होता है। क्या होता है, मादा जनन अंग। मादा जनन अंग में हमने सबसे पहले स्टिग्मा मतलब कि वर्तिकाग्र देखी, पतली सी नली जिसको हम स्टाइल या वर्तिका कहते हैं, और ये फूला हुआ पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरी। और इसी ओवरी या अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओव्यूल। अब हमने देखा, मान लो कोई परागकण उड़ता उड़ता यहाँ पे आया। अब परागकण तो आया, लेकिन हमने कहा था कि जो एपिमिक्सिस जो क्रिया है यहाँ पे परागकण तो आता है लेकिन इसमें अंकुरण नहीं होता है। परागकण आया लेकिन परागकण अंकुरित नहीं हुआ। एक्चुअल में होता क्या था, हम देखते थे कि परागकण आता था, परागकण आया, यहाँ पे परागकण का अंकुरण होता था, पॉलन ट्यूब निकलती थी, पॉलन ट्यूब यहाँ पे एंटर करती थी, फिर पॉलन ट्यूब के अंदर जो नर युग्मक होते थे वो जाते थे और निषेचन की क्रिया करते थे। निषेचन की क्रिया करते थे तो यहाँ पे जो ओवरी होती थी वो काय में बदल जाती थी, फ्रूट्स में बदल जाती थी। जो ओवरी बदली थी वो काय में बदली थी, फ्रूट्स में बदली थी। इसके अंदर जो ओव्यूल होता था मतलब कि बीजांड होता था, बीजांड के अंदर हमने क्या देखा, बीजांड काय मतलब कि न्यूसेलस होता था। इन न्यूसेलस में बहुत सारी कोशिकाएं होती थी जिनको हम गुरु बीजाणु बोलते थे। क्या बोलते थे, गुरु बीजाणु बोलते थे। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का बनना हमें पता है, हम जानते हैं क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या होता, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया हुई, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। ध्यान देना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 कोशिकाएं बनी, 4 पुत्री कोशिकाएं बनी। इन 4 पुत्री कोशिकाओं में से 3 पुत्री कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती थी और केवल 1 पुत्री कोशिका बचती थी जिसको हम क्या बोलते थे, मेगास्पोर या गुरु बीजाणु कहते थे। क्या कहते थे, गुरु बीजाणु। इसके बाद ये गुरु बीजाणु आगे जाके विभाजन करता था, विभाजन के दौरान इसमें निषेचन की क्रिया होती थी और क्या बनता था, जायगोट बनता था। जायगोट के बाद त्रिसंलयन या द्विनिषेचन की क्रिया होती थी। उस द्विनिषेचन की क्रिया में अपना क्या बनता था, एंडोस्पर्म बनता था। क्या बनता था, एंडोस्पर्म। मतलब ओवरऑल 8 केंद्रक और 7 कोशिका वाली एक संरचना बनती थी जिसको हम भ्रूणकोश या एंडोस्पर्म कहते थे। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो हमने अभी देखा वो क्रिया पूरी होती थी, लेकिन ये जो हम असंग जनन पढ़ रहे हैं, असंग जनन में जो हम द्विबीजाणुकता पढ़ रहे हैं उसमें ये पूरी क्रिया हुई ही नहीं। अब पॉइंट यहाँ पे आया, अगर ये पूरी क्रिया नहीं हुई तो हुआ क्या है। तो यहाँ पे हम देखें, ये हमारी ओवरी है। क्या है, ओवरी है। इस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है, ये अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या है, ओव्यूल है। और हमने देखा था इस ओव्यूल के अंदर बहुत सारी क्या होती थी, कोशिकाएं होती थी। उन कोशिका में से एक कोशिका कैसी हो गई, बड़ी हो गई, जिसको हमने क्या बोला, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बोला, जो द्विगुणित होती थी। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगा स्पोर मदर सेल जो कैसी होती थी, द्विगुणित होती थी। कैसी होती थी, द्विगुणित। अब इसके द्विगुणित ये कोशिका है तो इसके अंदर भी एक केंद्रक होता है, बिल्कुल ये केंद्रक होगा और सर द्विगुणित केंद्रक होता था जिसको हम 2n से हमने प्रदर्शित किया। अब इसमें अचानक से कुछ बदलाव आए। क्या है, अचानक से बदलाव आए और इस बदलाव में क्या हुआ, इसके केंद्रक के चारों, ये जो लाल कलर से हमने ये जो लेयर चढ़ा दी है, इसके केंद्रक के ऊपर एक भित्ति चढ़ जाती है। अचानक से इसके केंद्रक के ऊपर एक भित्ति चढ़ जाती है। अब ये केंद्रक के ऊपर जैसे एक भित्ति आ गई, एक लेयर आ गई, तो ये खुद एक कोशिका के जैसे कार्य करने लगता है। और कोशिका के जैसे कार्य किया तो ये ऊपर की जो लेयर आई वो हो गई हमारी कोशिका भित्ति। इसके अंदर जो द्रव होगा वो हो गया
केंद्रक कोशिका द्रव और अंदर जो ये क्या बन गई, कोशिका झिल्ली बन गई। अब यहाँ पे हमने ये देखा जो ये संरचना थी, ये केंद्रक था, इसके ऊपर एक आवरण चढ़ गया। क्या चढ़ गया? आवरण। जैसे ये एक आवरण चढ़ गया है तो ये केंद्रक एक कोशिका के जैसे कार्य करने लगा। कैसा? कोशिका। अब हमें पता है जो कोशिका 2n होती है, वो जो नई कोशिका होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जायगोट। तो ये जो जैसे इसके ऊपर कवर आया तो ये एक नई कोशिका के जैसे कार्य करने, नई कोशिका अर्थात जायगोट के जैसे कार्य करने लगा। अब मान लो ये जायगोट के जैसे कार्य करने लगा तो इसमें अब आगे जाके विभाजन हुआ। विभाजन होने के बाद ये इसमें बहुत सारी कोशिकाएं बन गई, जिसको हमने क्या बोला? एम्ब्रियो बोला। और एम्ब्रियो ने भविष्य में आके क्या बना लिया? एंडोस्पर्म बना लिया। तो इस प्रकार से बिना निषेचन की क्रिया हुए यहाँ पे एंडोस्पर्म का निर्माण हो गया है। क्या निर्माण हो गया? एंडोस्पर्म का निर्माण हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि असंघजनन क्या है? असंघजनन एक ऐसी क्रिया है जिसमें बिना निषेचन के ही एंडोस्पर्म या बीज का निर्माण होने लगता है। इस क्रिया को हम असंघजनन कहते हैं। असंघजनन में ये जो क्रिया हमने पढ़ी, ये उसका एक प्रकार था। कौन सा? डिप्लोस्पोरी या द्विगुणित बीजाणुकता। द्विगुणित बीजाणुकता क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे जो केंद्रक था, द्विगुणित केंद्रक था, उसके ऊपर एक कवर आ गया। क्या आ गया? कवर। जिसकी वजह से ये द्विगुणित केंद्रक एक द्विगुणित कोशिका के जैसे कार्य करने लगा। और हमें पता है द्विगुणित कोशिका कैसी होती है? जायगोट के जैसे कार्य करती है। और जायगोट यहाँ पे निषेचन की क्रिया नहीं हुई। जब निषेचन की क्रिया नहीं हुई तो जायगोट बना नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस होने की वजह से ये जायगोट की जैसी संरचना बन गई और उसी ने फिर आगे जाके विभाजन किया और एम्ब्रियो का निर्माण किया। आशा करता हूँ बच्चों ये द्विगुणित बीजाणुकता या डिप्लोस्पोरी ये समझ में आया होगा, जिसको हम ओवरऑल एपोमिक्सिस का प्रकार बोलते हैं। तो हमने एपोमिक्सिस या असंघजनन में पहला प्रकार पढ़ा, जिसको हमने क्या बोला? डिप्लोस्पोरी। अब दूसरा प्रकार है हमारा कौन सा? दूसरा प्रकार हमारा बनता है अपबीजाणुकता या जिसे हम एपोस्पोरी कहते हैं। ये भी उसी की जैसी संरचना क्रिया होती है, इसमें से बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो आइए देखें क्या अंतर था इसमें। ये हमारी ओवरी थी, ये जो स्काई ब्लू कलर से जो बना है ये हमारी ओवरी है। ओवरी के अंदर हमें पता है ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल। अब ओव्यूल की संरचना देखी तो ओव्यूल में ये हमारा प्लेसेंटा होता है, ये हमारा फ्यूनिकल होता है, ये जो लंबी डंडी है ये फ्यूनिकल होती है, ये हमारा हाइलम था, ये चैलेजा था, ये बीजांड द्वार मतलब माइक्रोपाइल था, ये खाली प्लेस जिसको हमने न्यूसेलस या बीजांडकाय बोला। और यहाँ पे ये जो डबल लेयर होती थी जिसको हम क्या बोलते थे? अध्यावरण की सेल बोलते थे, अध्यावरण बोलते थे। अब अध्यावरण दो प्रकार का था, दो भागों में था, एक तो बाहरी अध्यावरण, एक अंतः अध्यावरण। अब इसमें हुआ क्या ये देखें तो यहाँ पे भी कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और अध्यावरण की जो अंतः अध्यावरण है यहाँ पे एक परत आ जाती है, जिसकी वजह से जो अंतः अध्यावरण है, इनर इंटीग्यूमेंट है, ये भी एक कोशिका के जैसा कार्य करने लगी। कैसा? अध्यावरण की कोशिका अंदर आ जाएगी और न्यूक्लियस के पास दोनों में फ्यूज हो जाएगी। ध्यान देना यहाँ पे जो अध्यावरण है ये एक कोशिका के जैसे कार्य करने लगी। अब इसके बाद जो बहुत सारे गुरु बीजाणु कोशिकाएं थी, ये बीजांडकाय की कोशिकाएं थी, बीजांड के अंदर थी कोशिकाएं, इसलिए इनको हम बीजांडकाय की कोशिका बोलेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये एक कोशिका मान लो ये हो गई हमारी कौन सी? बीजांडकाय की कोशिका, जो कैसी है? द्विगुणित है। और यहाँ से मान लो ये जो अध्यावरण की कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आ गई जिनको हमने क्या बोला? अध्यावरण की कोशिका। अब आगे क्या होता है? ये न्यूसेलस की कोशिका और अध्यावरण की कोशिका ये दोनों आपस में मिलके क्या हो जाते हैं? फ्यूज्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती है? फ्यूज। अब हमें पता है ये सेल और ये कोशिका, ये दो कोशिकाएं आपस में मिल जाएंगी तो यहाँ पे फ्यूजन हुआ मतलब निषेचन की जैसी एक क्रिया हुई, जिससे क्या बना? एक नई कोशिका बन गई, जिसको हमने क्या बोला? जायगोट बोला। क्या बोला? जायगोट। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अपबीजाणुकता में क्या होगा? बीजांडकाय की कोशिका और अध्यावरण की कोशिका आपस में मिल जाती हैं और फ्यूज्ड होके क्या बना लेती? एक जायगोट के जैसी संरचना बना लेती। यहाँ भी ना तो नर युग्मक था ना ही मादा युग्मक आया, लेकिन यहाँ पे इन दोनों कोशिका उन्हें क्या किया? आपस में फ्यूजन बताया या आपस में क्या हो गई? संलयन हो गई। संलयन होने से एक जो नई कोशिका बनी वो क्या कहलाई? जायगोट कहलाई या जायगोट की जैसी संरचना बनाई। अब इस जायगोट जैसी संरचना ने आगे विभाजन किया और क्या बनाया? एम्ब्रियो मतलब कि भ्रूण बनाया और आगे जाके एंडोस्पर्म बना लिया। ठीक है। अब इस क्रिया में क्या होती है? बहुत सारे ये जो बीजांडकाय की कोशिकाएं बहुत सारी हैं,
यहाँ पे भी अध्ययन की बहुत सारी कोशिकाएं, ये सभी आपस में सारी की सारी कोशिकाएं आपस में जब क्रिया करेंगी तो यहाँ पे बहुत सारे भ्रूण बनेंगे। इसको क्या बोलेंगे? बहुभ्रूणता या पॉलीस्पोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता या पॉलीस्पोरी। जैसे कि हमने संतरा और नींबू में देखा कि अगर संतरा नींबू काटते हैं तो उसमें बहुत सारे बीज निकलते हैं। अब जब बहुत सारे बीज निकले मतलब बहुत क्या है, बहुत सारे भ्रूण हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीस्पोरी भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हम पॉली एम्ब्रियोनी बोल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दे रहा बच्चों, एपोस्पोरी या अपबीजाणुता में केवल 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि अध्यावरण की कोशिका और न्यूसेलस या बीजांडिका की कोशिका, ये दोनों कोशिकाएं आपस में संलयित हो गई, फ्यूज हो गई और उन्होंने क्या बना लिया? आगे जायगोट की जैसी संरचना बना लिया। जायगोट की जैसी संरचना बनने के बाद उन्होंने आगे जाके विभाजन किया और एम्ब्रियो बनाया। एम्ब्रियो आगे जाके एंडोस्पर्म में बदल गया और बहुत सारी संरचना बनी, बहुत सारे भ्रूण बने। तो इसको हमने क्या बोला? बहुभ्रूणता या पॉलीस्पोरी। तो आशा करता हूँ बच्चों ये जो हमने असंघजन के दोनों प्रकार पढ़े वो साथ में अनिश्चित फलन पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच पाएँ। थैंक यू बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।